प्यारे बच्चों, बुनियाद उर्दू में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम जेके बोर्ड 10वीं क्लास के एक और उर्दू पेपर को सॉल्व करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हिस्सा अलिफ में पहला सवाल है, दर्ज झैल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़िए और इसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को इसी से चुनकर मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। इंसान की पैदाइश की गर्ज़ व गायत क्या है? इस सिलसिले में लोगों ने मुख्तलिफ जवाबात दिए हैं। इंसान की ज़िंदगी का मकसद अगर ये करार दिया जाए कि वो दुनिया में महज इबादत करने की गर्ज से आए हैं, तो उसका जवाब ये हो सकता है कि फ़रिश्ते खुदा की इबादत इंसानों से ज़्यादा करते हैं। पस इंसान को इबादत की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? बात दरअसल यूँ है कि इंसान ज़ात इलाही का मुज़हर है और वो खुदा का खलीफा है, जैसा कि खुदा खुद फरमाता है। अब बच्चों, पहले नंबर पर है, इंसान की पैदाइश की डैश क्या है? तो इंसान की पैदाइश की गर्ज़ व गायत क्या आएगा यहाँ पर? गर्ज़ व गायत। ठीक है। दूसरे नंबर पर है, इंसान की ज़िंदगी का मकसद अगर ये करार दिया जाए, काफ रे अलिफ रे, करार। इंसान की ज़िंदगी का मकसद अगर ये करार दिया जाए। तीसरे नंबर पर है, इंसान को इबादत की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? चौथे नंबर पर है, बात दरअसल यूँ है, बात दरअसल यूँ है। और पाँचवें नंबर पर है, इंसान खुदा का खलीफा है। बच्चों, ये सारे जवाब ऊपर इबारत में दिए गए हैं। अब दूसरा सवाल है, दर्ज झैल शेरी जुज़ को गौर से पढ़िए और आखिर पर दिए गए सवालात के जवाबात में से दुरुस्त जवाब चुन लीजिए। जब आदमी के हाल पर आती है मुफलिसी, किस किस तरह उसको सताती है मुफलिसी। प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात उसको सुलाती है मुफलिसी। ये दुख वो जाने जिस पे आती है मुफलिसी। बच्चों, मुफलिसी का मतलब है गरीबी। अब इस बंद का पहला सवाल है, ये शेरी जुज़ किस नज़्म से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुफलिसी से। दूसरा पार्ट है, इस नज़्म का शायर कौन है? तो इस नज़्म का शायर है नज़ीर अकबराबादी। आपके सिलेबस में इकबाल की नज़्म है जुगनू। हाली का कत्ता है नौकरों पर सख्त गिरी करने का अंजाम। और चकबस्त की नज़्म है रामायण का एक सीन। ठीक है। आदमी के हाल पर क्या आती है? आदमी के हाल पर मुफलिसी आती है। उसके बाद आदमी को मुफलिसी तमाम रोज़ किस तरह बिठाती है? प्यासा। पाँचवें नंबर पर है, मुफलिसी आदमी को तमाम रात किस तरह सुलाती है? भूखा। ठीक है। और तीसरा सवाल है, दर्ज झैल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़ें और आखिर पर दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। मंजिल का तयन सफ़र को आसान बना देता है और अगर मकसद अजीम हो तो उसके लिए कुर्बानियाँ देने और मसाइब बर्दाश्त करने का हौसला भी इंसान में पैदा होता है। मैं अपने कौम और मुल्क से बेपनाह मोहब्बत रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुल्क और कौम की बेपनाह और बेलौस खिदमत सर अंजाम दूँ। मैंने मुख्तलिफ
शोबा हाय ज़िंदगी के मुतालिक अपनी फ़िक्र के घोड़े दौड़ाए। आखिरकार तय किया कि उस्ताद बनकर मुल्क और कौम की बेहतर खिदमत कर सकूं। अब पहला पार्ट है, इसमें सफ़र को आसान बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सफ़र को आसान बनाने के लिए मंजिल का तयन करना चाहिए, जैसा कि हमने ऊपर इबारत में पढ़ा। दूसरे नंबर पर है, मकसद अज़ीम हासिल करने के लिए इंसान में किस किस्म का हौसला पैदा होता है। तो मकसद अज़ीम हासिल करने के लिए इंसान में कुर्बानियाँ देने और मसाइब बर्दाश्त करने का हौसला पैदा होता है। तीसरे नंबर पर है, मैं अपनी कौम और मुल्क से क्या रखता हूँ। तो मैं अपनी कौम और मुल्क से बेपनाह मोहब्बत रखता हूँ। चौथे नंबर पर है, मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुल्क और कौम की बेपनाह और बेलौस खिदमत सर अंजाम दूँ। ठीक है। और आखिर है, मुल्क और कौम की खिदमत के लिए क्या बनना चाहता हूँ। तो मुल्क और कौम की खिदमत के लिए मैं उस्ताद बनना चाहता हूँ। बच्चों अब हिस्सा बे में देखें। चौथा सवाल है, दर्ज झैल अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि उनका तज़कीर व तानीस वाज़े हो जाए। बच्चों तज़कीर कहते हैं मुज़क्कर को और तानीस कहते हैं मुअन्नस को। तानीस कहते हैं मुअन्नस को। मुज़क्कर नर इस्म को मुज़क्कर कहते हैं और मादा इस्म को मुअन्नस कहते हैं। अब पहले नंबर पर यहाँ पर दिया गया है खेत। अब आपको खेत पर इस तरह जुमला बनाना है कि ये वाज़े हो जाए कि ये जुमला जो है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो बच्चों खेत मुज़क्कर है तो हम जुमला बनाएंगे, ये खेत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो बच्चों हमने ये जुमला बनाया और आखिर में इसके लिख देंगे मुज़क्कर। बच्चों यहाँ पर हमने बड़ा जो लिखा है, बड़ा से पता लगा कि ये जुमला हमने बनाया है मुज़क्कर। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर है रुमाल। मेरे पास लाल रंग का रुमाल है। मेरे पास लाल रंग का रुमाल है। तो आखिर में लिख देंगे मुज़क्कर। ठीक है। आप कुछ भी जुमला बना सकते हैं, जैसे ये किसका रुमाल है या ये मेरा रुमाल है। ठीक है। आखिर में आप लिख देंगे मुज़क्कर। आखिर है कलम। ये मेरा कलम है, ये मेरा कलम है। तो कलम जो है ये हमने मुज़क्कर बनाया, मुज़क्कर। ठीक है। अब आगे देखें, दर्ज झैल अल्फाज को इस तरह जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि उनका वाहिद या जमा होना वाज़े हो जाए। बच्चों वाहिद आपको पता है, वाहिद एक इस्म को वाहिद कहते हैं और दो से ज़्यादा इस्मों को जमा कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर पहले नंबर पर दिया है तस्वीर। बच्चों तस्वीर लफ्ज़ तस्वीर की जमा है। तस्वीर की जमा है। अब तस्वीर यानी बहुत ज़्यादा तस्वीरें, बहुत ज़्यादा तस्वीरें। तो अब हमने जुमला बनाना है, ये नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। ये नेहरू की तस्वीर हैं। ठीक है। ये हमने जुमला बनाया और आखिर में लिख देंगे जमा। ठीक है। तस्वीर का जो वाहिद है वो क्या है, तस्वीर। तो ये नेहरू की तस्वीर हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर है वर्क। वर्क पेज को कहते हैं। ठीक है। ये मेरी किताब का वर्क है। ठीक है। वर्क सिंगुलर है, वाहिद है।
तो हम बनाएंगे वाहिद। ठीक है बच्चों, वर्क जो है ये सिंगुलर है, वर्क की जो जमा है, ठीक है, वो क्या है, औराक, अलिफ वाव रे अलिफ काफ, औराक। ये भी पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अब पांचवा सवाल है, दर्ज झैल हुरूफ की तारीफ कीजिए और मिसालें दीजिए। ये हमने पिछले पेपर में भी डिस्कस किया था। हुरूफ ताकीद, वो हुरूफ जिनसे कलाम में ज़ोर पैदा हो, जैसे बिल्कुल, ज़रूर वगैरह। दूसरे नंबर पर है हुरूफ इनबिसात। इनबिसात का मतलब खुशी है। ऐसे हुरूफ जो खुशी के मौके पर बोले जाएं, जैसे क्या कहने, बहुत खूब वगैरह। अब अगला सवाल है, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। अब अलिफ पार्ट में लिखा है इन्होंने, मजीद मजलूम है। इस जुमले में लफ्ज़ मजलूम क्या है? बच्चों, मजलूम क्या होता है? मजलूम का मतलब है जिस पर जुल्म किया गया हो, जिस पर जुल्म किया गया हो। तो इस जुमले में लफ्ज़ मजलूम है, इसमें मफ़ूल। ठीक है, इसमें मफ़ूल पर मैंने वीडियो अपलोड की है, आप उसको देखें जाकर। इसमें मफ़ूल वो इस्म है जिसके साथ कुछ किया जाए। इसमें मफ़ूल वो इस्म जिसके साथ कुछ हुआ हो। तो जिसके साथ कुछ हो, जिस इस्म के साथ कुछ हो, जिस इस्म के साथ कुछ हुआ हो, उसे हम इसमें मफ़ूल कहते हैं। तो बच्चों, जिस पर जुल्म किया गया हो तो उसको हम मज़लूम कहते हैं। तो इस जुमले में लफ्ज़ मज़लूम इसमें मफ़ूल है। दूसरे नंबर पर है, गुलबर्ग खूबसूरत जगह है। तो बच्चों, यहाँ पर किसी जगह की खूबी को, ठीक है, बताया जा रहा है। तो इस जुमले में लफ्ज़ खूबसूरत जो है ये इसमें सिफत है। इसमें सिफत वो इस्म होता है जिसमें किसी शख्स, जगह या चीज़ की खूबी या बुराई को जाहिर किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर खूबसूरत को बताया जा रहा है। गुलबर्ग खूबसूरत जगह है, तो यहाँ पर लफ्ज़ खूबसूरत इसमें सिफत है। उसके बाद है, उस जालिम आदमी से दूर रहो। यानी कि आदमी के बारे में बताया जा रहा है कि आदमी बहुत जालिम है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी शख्स की बुराई को बयान किया जा रहा है, तो इसको भी हम इसमें सिफत कहेंगे। ठीक है, इस जुमले में लफ्ज़ जालिम जो है वो इसमें सिफत है। अब अगला है, ज़ैद ने रोटी खाई। इस जुमले में रोटी क्या है? बच्चों, इस जुमले में भी रोटी इसमें मफ़ूल है, क्योंकि रोटी को खाया गया। तो मैंने जैसे अभी पहले आपको बताया कि जिस इस्म के साथ कुछ किया जाए, जिस इस्म के साथ कुछ हुआ हो, उसको हम इसमें मफ़ूल कहते हैं। यहाँ पर रोटी को खाया गया है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर रोटी इसमें मफ़ूल है। अगला है, उस लड़की की आवाज़ सुरीली है। इस जुमले में लफ्ज़ सुरीली क्या है? तो इस जुमले में लफ्ज़ सुरीली इसमें सिफत है। ठीक है, क्योंकि लड़की की आवाज़ की खूबी को बताया जा रहा है कि लड़की की आवाज़ जो है वो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर सुरीली इसमें सिफत है। अब सातवां सवाल है, दर्ज झैल मुहावरात में से दो के जुमले बनाइए। बच्चों, मैंने मुहावरों पर भी एक वीडियो बनाई है। जीके बोर्ड के उर्दू एग्ज़ाम में जो जो मुहावरे पूछे जाते हैं, मैंने उन पर वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो को जाकर चैनल पर देखें। उल्लू सीधा करना, ये हमने परसों भी पढ़ा था। उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। ठीक है, आजकल करना, टाल मटोल करना, तारे गिनना, रात भर जागना। ठीक है, आठवां है, तरकीब नहवी कीजिए। ठीक है बच्चों, मैंने ये बताया है, तरकीब नहवी चैनल पर मैंने अपलोड भी की है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में भी बताया था। ठीक है, अकबर बीमार है, ये जुमला इसमें खबरिया है। और दूसरा है, मजीद ने रशीद को मारा, ये जुमला फ़ैलिया खबरिया है। ठीक है, अब अगला देखें,
درج ذیل اصناف میں سے کسی ایک صنف پر روشنی ڈالیے۔ تو یہ اصناف پر میں نے نوٹ بھی لکھا ہے، آپ چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد خلاصے، تو خلاصے بھی میں نے سارے کے سارے خلاصے اپلوڈ کیے ہیں چینل پر، آپ وہاں ان کو دیکھیں۔ اب اگلا ہے اشعار کی تشریح کیجیے۔ بچوں پیپر میں آپ کو اشعار کی تشریح بھی کرنے کو آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ پہلے نمبر پر کیا ہے، ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ بچوں کسو کا مطلب ہے کسی، دل ستم زدہ کا مطلب ہے وہ دل جس پر ظلم ڈھائے گئے ہوں، وہ دل جس پر ظلم کیے گئے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، ہمارے سامنے جب بھی کسی نے تیرا نام لیا تو ہم نے اپنے مظلوم دل کو تھام لیا، کیونکہ یہ دل تیرا نام سنتے ہی بے قرار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا شعر کیا ہے، کل پاؤں ایک کاسائے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخواں شکستوں سے چور تھا۔ کاسائے سر کا مطلب ہے سر کی کھوپڑی، یکسر کا مطلب ہے پورا، استخواں کا مطلب ہے ہڈی، ٹھیک ہے۔ اب یہ شعر بھی میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ کل چلتے چلتے راستے میں میرا پاؤں ایک مرے ہوئے شخص کی سر کی کھوپڑی سے ٹکرا گیا، اور اس سر کی کھوپڑی کے ساتھ میرے پاؤں کے ساتھ جب وہ سر کی کھوپڑی ٹکرائی تو وہ بالکل ساری کی ساری جو ہے وہ چکنا چور ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اگلا ہے نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ بچوں گور کہتے ہیں قبر کو، گور کا مطلب ہے قبر۔ سکندر اور دارا جو ہے یہ بڑے بڑے دو طاقتور اور مشہور بادشاہ تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ شعر آتش کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اب اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں پر ایک دن ہر ایک چیز کو ختم ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے، یہاں تک کہ دنیا کے دو بڑے بڑے طاقتور بادشاہ بھی نہیں رہے جن کا نام سکندر اور دارا تھا، ٹھیک ہے۔ اب تو ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ چکے ہیں۔ اب اگلا شعر ہے موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ بچوں معین کا مطلب ہے اٹل، مقرر، ٹھیک ہے۔ اب اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں، یہ شعر غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، ایک دن موت آنی ہی آنی ہے، جب کہ میں جانتا ہوں کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، اٹل ہے، تو پھر کیوں میں رات بھر جاگتا رہتا ہوں، کیوں مجھے نیند نہیں آتی۔ اب اگلا شعر ہے ہوں اس کوچہ کے ہر ذرہ سے واقف، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ بچوں کوچہ کا مطلب ہے گلی، ٹھیک ہے۔ مدتوں کا مطلب ہے ایک لمبے عرصے سے۔ ہوں اس کوچہ کے ہر ذرے سے واقف، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ بچوں یہ شعر شاد کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اب اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی گلی کے ہر ایک ذرے سے واقف ہوں، یعنی ہر ایک چیز سے واقف ہوں، کیونکہ محبوب کی گلی سے میں ہر روز گزرتا رہتا ہوں۔ ایک لمبے عرصے سے میں محبوب کی گلی سے روز گزرتا رہتا ہوں،
اس لیے میں محبوب کی گلی کے ہر ایک ذرے سے اچھی طرح واقف ہوں۔ ٹھیک ہے، اگلا ہے ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسمان تھا۔ بچوں سدا کا مطلب ہے ہمیشہ۔ میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا۔ یہ شعر ہمدم کاشمیری کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ابھی میں لاچاری، مجبوری اور غربت کی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن ایک زمانہ تھا جب شہر میں میرا بھی ایک اچھا خاصا مکان تھا۔ ٹھیک ہے، اب اگلا ہے سوالوں کے جواب لکھیے۔ یہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی ڈسکس کیے تھے یہ سوال، اور اس کے بعد دوسرے سوال یہ بھی ہم نے لاسٹ ویڈیو میں پڑھے تھے۔ ٹھیک ہے، حالات زندگی، بچوں یہ ساری حالات زندگی چینل پر آپ کو مل جائیں گی، آپ چینل پر جا کے ان کو دیکھیں۔ اس کے بعد ہے خط ہے اور درخواست ہے بچوں، یہ بھی میں نے چینل پر اپلوڈ کی ہے، آپ وہاں جا کر ان کو پڑھیں۔ اور آخر ہے کسی ایک عنوان پر 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ بچوں یہ مضامین، جتنے بھی مضامین آپ کو ایگزام میں آئیں گے وہ سارے کے سارے میں نے چینل پر اپلوڈ کیے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔